हेलो एवरीबॉडी। मैं आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और किस प्रकार उसकी व्याख्या करते हैं वो मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ स्टैटिक्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरम है गॉस थ्योरम, उसके बारे में मैं बात करूँगा आज। इलेक्ट्रिक field lines flux and Gauss theorem। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, कूलम्स लॉ के बारे में बताया सबसे पहले कि कोई चार्ज है तो वो बल लगाता है और एक चार्ज अगर है तो उस चार्ज के चारों तरफ उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, जिसको आप फील्ड के नाम से जानते हैं, और उस प्रभाव की परिमाणात्मक व्याख्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ दैट इन्फ्लुएंस इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। साथ ही साथ मैंने डायपोल के बारे में भी बात की कि जब दो पोल विपरीत आवेशों वाले, विपरीत चार्ज वाले दो बिंदुओं को एक साथ रखा जाता है, कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसका, उन दोनों आवेशों का, उन दोनों चार्जों का सम्मिलित प्रभाव किस प्रकार अपने चारों तरफ दिखाई पड़ता है। आज जबकि हम फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, वास्तव में ये इंटेंसिटी को, किसी भी चार्ज के इंटेंसिटी को महसूस करने का एक तरीका है फील्ड लाइंस के। आखिर जो प्रभाव है चार्ज का, जो इन्फ्लुएंस है चार्ज का, जो क्षेत्र है चार्ज के चारों तरफ, उस क्षेत्र का रूप कैसा है, किस प्रकार उसके रूप की कल्पना हम कर सकते हैं, किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से वो चार्ज अपना प्रभाव डालता है। तो कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक YouTube वीडियो दिखाऊं। Charge. The electric field at a particular point in space can be defined as the force per charge on a test charge at that point in space. For a single positive source charge as shown, the force and hence the electric field depend upon the position of the test charge. The field exists at every point in space regardless of whether there is a test charge there to sense it. An array of vectors can help visualize the field. These field vectors reflect the symmetry of the charge. In this case, they show the field is directed radially outward from the positive source charge. The electric field lines are another way of visualizing. ये जो दिखाई पड़ रहा है, सेंटर में जो लाल बिंदु है वो चार्ज है, और उसके चारों तरफ स्पेस में जो रेखाएं निकल रही हैं, उन रेखाओं में चार्ज का प्रभाव या चार्ज के द्वारा लगाए गए बल की दिशा को महसूस किया जाता है। तो इन रेखाओं को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। देखिए, ये चारों तरफ घूम करके दिखाएगा आपको। Concentration of the field lines in a region is
space is an indication of the strength of the field. The field lines will also reflect the symmetry of the field and of the distribution of charges that produce the field. तो ये देख लीजिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अगर एक बॉल माने आप, तो बॉल में उसके सतह पर जितने पिन आप खोस सकते हैं, जितने पिन लगा सकते हैं सतह पर लंबवत, वो सारे के सारे पिन फील्ड लाइंस को प्रदर्शित करेंगे, उसके प्रभाव को, उसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो सारे के सारे लाइंस बाहर की ओर निकलते हुए, आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है तो वो जो उसके टेंटेकल्स निकले हुए हैं वो उस फील्ड की दिशा को बतलाता है, फील्ड के प्रभाव को बतलाता है। यानी उस बॉल से, उस स्फेरिकल चार्ज से, उस बिंदु चार्ज से बाहर निकलती हुई चारों तरफ जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी घनी से घनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, वो सारी की सारी रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई फील्ड लाइंस को निरूपित करती हैं। यहाँ एक बात याद रखने लायक है कि अगर धनात्मक चार्ज है, इफ़ द चार्ज इज पॉजिटिव, देन ऑल द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द चार्ज। जैसा कि आपने देखा, और ये गोल घुमा करके भी दिखा दिया कि सारे चार्ज बाहर की ओर निकल रहे हैं चारों दिशाओं से, चारों तरफ से। उसी प्रकार अगर नेगेटिव चार्ज है, ये ब्लू लाइन से इंडिकेटेड है ये, As a result, the force, and hence the electric field, will now be radially inward. ये देख लिया जाए, चारों तरफ घुमा करके ये दिखाया है। Source charge, the field resulting from a negative source charge is spherically symmetric. For the positive source charge, the field lines came out of the charge, while for the negative charge, the field lines go into the charge. In general, electric field lines will start on positive charges and end on negative charges. ये देख लीजिए कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितने भी फील्ड लाइंस होंगे उसकी दिशा चार्ज की ओर होगी, वो सारे डाइवर्जिंग होंगे, चार्ज में जा कर के घुसेंगे चारों दिशाओं से। ये घूमता हुआ आपने देखा कि अगर वही बॉल है, उसमें पिन लगा हुआ है, तो उसकी दिशा टुवर्ड्स द बॉल होगा। सो ये जितनी घनी से घनी रेखाएं आप कल्पना कर सकते हैं, वो रेखाएं फील्ड लाइंस को निरूपित करती हैं, इतनी घनी कि वो एक प्रवाह के रूप में दिखाई पड़े। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में आवेश से, चार्ज से बाहर की ओर निकलती हुई रेखाओं की परिकल्पना की जाती है। The field lines are assumed from positive charge coming out of the charge from the center to all the directions, equally, symmetrically, balanced, everywhere। वो चारों तरफ से, अपने दिमाग में ये फिगर मैंने दिखाया, उसके आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं। चारों तरफ घूम करके देखा जाए तो वो एक ही तरह का दिखाई पड़ता है, सिमेट्रिकल होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो सारी रेखाएं चार्ज की ओर होंगी, चारों तरफ से बॉल है तो चारों तरफ से वो रेखाएं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में भी इसको डाल के देख सकते हैं कि सारी रेखाएं एक दूसरे से अलग रहते हुए उस पॉइंट की ओर आएंगे। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि चाहे रेखाएं कितनी भी नज़दीक हों, फील्ड लाइंस आर as close as possible you can put, but you can assume, but none of the field lines are cutting each other। वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, या तो वो कन्वर्जिंग होंगे, कन्वर्जिंग माने एक दूसरे की ओर जाते हुए चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के ही मिलेंगे, वो बीच में कहीं एक दूसरे को नहीं काटते। और अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो वो सारे के सारे डाइवर्जिंग होंगे, एक दूसरे से दूर जाते हुए होंगे, यानी चार्ज के बिंदु पर वो मिलेंगे और वहाँ से बाहर की ओर निकल करके चारों दिशाओं में वो फैल जाएंगे, पूरे स्पेस में फैलेंगे। जहाँ तक आप उसका थियोरेटिकली सैद्धांतिक रूप से इस प्रभाव को इन्फिनिटी तक माना जाता है, तो इन्फिनिटी तक इन रेखाओं की परिकल्पना की जा सकती है, कमिंग आउट from the charge if it is positive and going to the charge if it is negative. Let me write this. Electric field lines is a concept given to visualize and assume the influence of charge around it. It is assumed like lines equally distributed in all the directions in the space and diverging outward from a positive charge and converging towards the charge to a -1. So that you have observed. One more thing is that these field lines can be assumed as close as possible, but no two line cut each other. Every field line
is distinct whether converging diverging. As the influence of charge is considered up to infinity, field lines are considered divergent going up to the infinity in case of positive charge and convergent coming from the infinity to the negative charge. These field lines are considered as tangents to the direction of field intensity. Now, what in the case of dipole, or what in the case when two charges are kept together? What will be the direction of field? ये तो एक चार्ज के लिए हुआ, लेकिन जब जो चार्ज पास पास रखे जाएंगे तो फील्ड लाइंस में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसको थोड़ा देखें. दो समान आवेश, दो समान चार्ज, या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, या दो विपरीत चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जरा इस वीडियो को देखा जाए. The net electric field due to multiple charges is the vector sum of the contributions of the individual charges. For the two positive charges shown, the field reflects the symmetry of the charge configuration. Far away from the charge
essentially like it was produced by a single charge. आप इसको देख लीजिए, अब चाहे जिन शब्दों में इसकी व्याख्या करें। जहां दोनों बिंदु, ये दोनों समान आवेश हैं, दोनों समान पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ही तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के नज़दीक हैं तो दोनों चार्ज के तरफ आप देखिए रेखाएं सीधी, जैसे चाहे एक तरफ या दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ये रेखाएं बिल्कुल सीधी जा रही हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे चार्ज के प्रभाव क्षेत्र में वो आ रहा है तो ये पैराबोलिक हो रही हैं। आप जानते हैं कि दोनों जब पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के तरफ ज़्यादा लगेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के तरफ दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो उस तरफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए दोनों के बीच में, थोड़ा गौर करेंगे इस चित्र पर, मैं बना के भी बताऊंगा, इनके बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं है, जबकि वो वहाँ से कट करके दूसरे तरफ निकल जा रही है, दाहिने निकल जा रही है, बाएं निकल जा रही है। और ये चित्र या वीडियो दिखाने का मतलब यही है कि आप इस कल्पना को समझें, इस बात को समझें कि ये फील्ड लाइन चारों दिशाओं में है, ये गोल घुमा करके दिखाया है। In this case, there is a positive charge and an equal but opposite negative charge in a configuration known as an electric. मैं फिर से इन रेखाओं को दिखाऊं आपको। The field acts essentially like it was produced by a देखिए ये single चारों तरफ घुमा करके दिखा रहा है कि एकदम बिल्कुल सिमेट्री है चारों तरफ, लेकिन स्पेसिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही है। Now in case of dipoles, you see, negative charge in a configuration known as an electric dipole. The test charge illustrates the net effect when the test charge is repelled from the positive and attracted to the negative. Near the positive charge, the field is directed outward from that charge, while near the negative, the field is directed inwards. The field gets weaker much more quickly than when there was a net charge. The general rule that field lines start on positive charge is net. यहाँ आप देख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपस में आकर्षण होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस अट्रैक्शन के प्रभाव को किस प्रकार दिखाया जाएगा? चार्ज से दूर, चाहे पॉजिटिव वाले सिरे से दूर या नेगेटिव वाले सिरे से दूर, सिंगल लाइन में जा रहा है, लेकिन जो क्षेत्र उन दोनों के नज़दीक है, आसपास का क्षेत्र है, जो दोनों चार्ज के नज़दीक वाला क्षेत्र है, उसमें आप देख लीजिए ये कर्व्ड फॉर्म में है, और ये किस प्रकार सिमेट्री चारों तरफ घूम करके जा रहा है, इसको जरा एक नज़र आप देख लीजिए। Pattern of field lines is characteristic of fields due to dipoles. When two charges, either both positive or both negative or one positive and one negative, are kept together at a small distance, the field lines change accordingly.
you have seen, I can draw here the two-dimensional figure only. Like suppose here the positive charge, then and here in this case all are going outwards. In this way you can consider, and this zone is the blind zone. Here no influence is available. Here there is no intensity. In this region there is no intensity. In the center, blind zone, whatever I have written. So only its influence is found in these directions only, where the line is made. Whatever this area is available, whatever this space is available, this space is having no field intensity found, no influence for these charges found. Similarly, in case of opposite charges, the only difference is that when the two are the negative charges kept closer, जब ये दोनों नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, उस केस में केवल ये डायरेक्शन बदल जाता है. दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज. ये केवल चार्ज की तरफ आ रहे होते हैं. अदरवाइज अगर इसका शेप इसी प्रकार होगा. लेकिन अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट हों तो ये इस प्रकार हो जाएगा. Like that. This is positive, this is negative, then from positive to negative it will move. So in this way field lines are considered, and in the video I have shown that it is not that in a plane it is available, rather it is available in the space. From wherever, from whatever the side you will see around the two charges, it will appear like this in the planar figure. The projection, चाहे उन दोनों चार्जों के तरफ किसी भी दिशा से आप इसको देखेंगे तो वो इसी प्रकार का दिखाई पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्री में है, ये बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ से अवेलेबल है. Now we'll talk about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अब समझने की कोशिश करें. देखो, मैंने दो चीज़ें कही. एक तो इंटेंसिटी, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो चार्ज का इन्फ्लुएंस है उसके बारे में क्वांटिटिवली, परिमाणात्मक रूप से हम लोग इंटेंसिटी के द्वारा मेज़र करते हैं. यानी उस प्रभाव का जो परिमाण है, उस प्रभाव की जो क्वांटिटी है, वो हम इंटेंसिटी के द्वारा मेज़र करते हैं. मैंने डेरिवेशंस वगैरह भी बताए, पोल के लिए भी, मैंने सिंगल चार्ज के लिए भी और डाइपोल के लिए भी. उसके बाद मैंने अभी बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि वो जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे. तो मैंने बताया कि भाई लाइंस के द्वारा किया जाएगा, और उन लाइंस की दिशाएं जो होंगी वो किस प्रकार मानी जाएंगी इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए.
अब इसका एक और पक्ष है, वो ये बताता है कि भाई ये तो पता है कि इंटेंसिटी का जो परिमाण है, द क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी चेंजेस अराउंड द चार्ज्ड बॉडी in terms of space, in terms of the distance from the charge, कि भाई चार्ज के नज़दीक जो होगा वो ज़्यादा प्रभाव होगा, ज़्यादा बल लगेगा, चार्ज से दूर हम जाएंगे तो कम बल लगेगा। अब इन दोनों बातों को, इंटेंसिटी का कंसेप्ट और फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को मिला करके इसको किस प्रकार हम बताएं, इसको किस प्रकार समझा जाए, तो इसको समझने के लिए एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, नए टर्म्स की बात की जाती है, एंड दैट इज अबाउट फ्लक्स। आप ये जान रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो या तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब कि बहुत विस्तार से फैल करके आता हुआ एक बिंदु पर मिल जाए, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ ऐसे फैल रहा हो, कोनिकल वे में, जैसे वो कैसे चीनी बादाम खाने वाला वो कोन होता है, सिनेमा हॉल में जो पॉपकॉर्न दिया जाता है कोन बना करके, उस रूप में फैल रहा है एक बिंदु से बाहर की। तो अब जब ये फैल रहा है, एक बिंदु अगर मान लिया जाए और एक विशेष दिशा मान लिया जाए, तो उस बिंदु से फैलते हुए वो चारों तरफ निकल रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। तो अब ये समझने की बात है कि अगर चार्ज के नज़दीक माना जाए तो एक बिंदु से निकलने वाले सारे लाइंस जो फैल रहे हैं वो बिंदु के नज़दीक कम क्षेत्र में होंगे, वो एरिया कम होगा और दूर में वही एरिया बढ़ जाएगा। इसको फिर से समझिए कि मान लिया ये इस प्रकार अगर माना जाए कि अगर ये इस बिंदु से निकल रहा है ऐसे ऐसे, ये मैंने प्लेन में बनाया लेकिन ये चारों तरफ से घूम कर कैसे निकल रहा है, शंकु के रूप में, कोन के फॉर्म में निकल रहा है। तो अब यहाँ पर एक क्षेत्र लिया जाए और ये यहाँ पर क्षेत्र लिया जाए, इन दोनों क्षेत्रों में जो फील्ड लाइंस होंगे वो बराबर होंगे। जितना फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहा उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहा। अगर ये पैरेलल होता, इस प्रकार अगर रहे, तो जितना फील्ड लाइन यहाँ से पास करेगा उतना ही फील्ड लाइन यहाँ से पास करेगा, ये पैरेलल है। लेकिन अगर ये डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट है तो जैसे जैसे दूरी बदलेगी ये फील्ड लाइंस का, लेज़र बीम जो होता है ना, वो जो लेज़र टॉर्च जलाते हैं लाल रंग वाला या हरा, जो डेकोरेशन वगैरह में, वो पैरेलल होता है। इसलिए बिंदु जहाँ शुरू में जितना बड़ा बिंदु होता है लगभग उतना ही बड़ा बिंदु दूरी पर भी होता है। लेकिन अगर एक टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च में नज़दीक में, जैसे ये लाइट जल रहा है, ऐसे एक टॉर्च जैसा लाइट जल रहा है, स्पॉटलाइट, तो इसकी दूरी जैसे ही बढ़ा देंगे तो ये फैल जाएगा, दूरी और नज़दीक कम कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। क्योंकि ये लाइट है, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, एक बिंदु से निकल करके फैल रहा है। तो अगर ऐसा लिया जाए तो नज़दीक में बहुत सारे लाइंस पास करेंगे, दूर में कम लाइंस पास करेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्लक्स की बात करते हैं कि एक निश्चित एरिया से, दिए गए क्षेत्र से जितने भी फील्ड लाइंस पास करते हैं वो फ्लक्स के कैटेगरी में रखा जाता है। अभी इसमें एक चीज़ बचा हुआ है
सबसे पहले ये समझें कि अगर ये फिक्स एरिया लिया जाए, मान लिया दिस इज द फिक्स्ड एरिया, इसको हम फिक्स्ड एरिया माने, तो इस एरिया से मान लिया इतना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर यही एरिया यहाँ पर लिया जाए तो फील्ड लाइंस यहाँ पर कम जाएंगे। आप विजुअली देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर 3 ही है, और दूर अगर कर देंगे, मान लिया जाए इसको अगर हम यहाँ पर बढ़ा के कर दें तो केवल 2 ही पास करेंगे इसमें से। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं, या इंटेंसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं कि अगर फ्लक्स कंसीडर करें तो हम इंटेंसिटी को फ्लक्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। फ्लक्स ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। फ्लक्स कम है तो इंटेंसिटी कम होगा। फ्लक्स क्या है? तो एक निश्चित क्षेत्र से, एक निश्चित एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पैरेलल है तो हर जगह बराबर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड लाइंस के द्वारा माना जाता है, और ये फील्ड लाइंस को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नेचर का माना गया, बाहर निकलने वाला या अंदर आने वाला माना गया। तो अगर कोई निश्चित क्षेत्र या निश्चित एरिया हम अगर लेंगे तो उस एरिया को अगर कन्वर्जेंट जो थ्रो है, कन्वर्जेंट जो निकल रहा है, एमिशन है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट एमिशन है, अगर उस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट एमिशन के सोर्स के नज़दीक रखेंगे या डेस्टिनेशन के नज़दीक रखेंगे तो फील्ड लाइंस ज़्यादा मिलेंगे। अगर उससे दूर करेंगे तो फील्ड लाइंस कम मिलेंगे। ये आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो इसी आधार पर हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और जो मैंने पहले छोड़ दी थी कि फील्ड लाइन इज कमिंग फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द कोन। अब मान लिया ये हम कोन इस प्रकार का लें, जैसे चिनिया बादाम बेचने वाला यूज करता है। तो इस कोन का अगर ओपनिंग देखा जाए, मुंह देखा जाए, तो ये तो बहुत बड़ा है, इलिप्टिकल है, लेकिन वास्तव में जो क्षेत्र है जिससे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो तो इतना ही है ना। अगर फील्ड लाइंस यहां से अगर ऐसे निकलेंगे तो चाहे इस क्षेत्र से निकले चाहे इस क्षेत्र से निकलेगा तो इतना ही। तो यहां पर एक चीज और कंसिडरेबल है फील्ड लाइंस के बारे में कि मिनिमम एरिया जो हो, किसी भी कोन के ओपनिंग का जो मिनिमम एरिया है उससे कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर ओपनिंग है तो क्रॉस सेक्शनल या स्लैंट कट अगर ले लिया जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन वो बढ़े हुए एरिया से मतलब नहीं है। जो सीधा कट है, स्ट्रेट कट है, उस स्ट्रेट कट ही मिनिमम होगा, कम से कम वही होगा। मान लिया कोई ऐसे गोला ले लिया जाए, उसको एक सीधा काटे और फिर तिरछा 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 तिरछा, जैसे खीरा कैसे काटते हैं, देखते होंगे सलाद वलाद काटने में, खीरा का टुकड़ा एकदम गोल अगर खीरा काटा जाए तो एक सर्टेन एरिया निकलता है, लेकिन वही अगर तिरछा तिरछा काटा जाए, आजकल डेकोरेटिव सलाद पार्टी वार्टी में नहीं मिलता है, तो उसको अगर तिरछा तिरछा काटा जाए तो इलिप्स के साइज का होता है, उसका एरिया बड़ा होता है। लेकिन जो खीरे की मोटाई है वो तो उतनी ही है, एरिया बढ़ा दीजिए क्या फर्क पड़ता है। तो उस मोटाई से, उस ओपनिंग से जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको फ्लक्स कहेंगे। यानी इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो किसी भी कोन के ओपनिंग से परपेंडिकुलर फ्लक्स जितने निकलते हैं, उन परपेंडिकुलर लाइंस जितने निकलते हैं, यानी जो ओपनिंग लिया जा रहा है, जो क्षेत्र लिया जा रहा है, जो उसका जो कंसिडरेबल एरिया है जहां आपको फ्लक्स कंसीडर करना है, तो वे ही फ्लक्स या वे ही
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स के कैटेगरी में माना जाएगा जो उसके ठीक परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। जैसे यहाँ इस क्षेत्र में आप अगर देखिए तो यहाँ जो लाइंस इस सरफेस से निकल रहे हैं, यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है इससे जो निकल रहा है ये सारे लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसलिए जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस कंसीडर किए जाते हैं उन्हीं को केवल फ्लक्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखा जाए। अब मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the collection of electric field lines coming out or going into the charge, इसको टेक्निकल टर्म्स में कमिंग आउट मतलब डाइवर्जेंट और convergent. So electric flux is the collection of electric field lines coming out or going into the charge perpendicularly या normally through a given surface. So मैं चित्र को फिर से बनाऊं। Let us consider an arbitrary surface ds on a conical surface, then the normal surface will be ds cos theta. Here is the angle theta. Where theta is the angle between given surface and the normal surface. Thus, flux is
considered as the field lines passing through ds cos theta. And this is expressed as field intensity times the normal area. That is phi equal to ds cos theta या e ds cos theta ऐसा बोले, e into ds cos theta. सो यहाँ फील्ड लाइंस को इंटेंसिटी के एनालॉगस रख सकते हैं कि फील्ड लाइंस के अलोंग ही इंटेंसिटी लग रही है. इंटेंसिटी का एप्लीकेशन फील्ड लाइन के, ऑफ कोर्स इसको समझ सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी एक फोर्स है, फोर्स का एक डायरेक्शन है, एक लीनियर डायरेक्शन है फोर्स का. तो एक फील्ड लाइन को हम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं. तो भैया नॉर्मल एरिया में जितनी इंटेंसिटीज पास कर रही हैं वही फ्लक्स है, और जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है, एरिया ऑफ एक्सपोजर, नॉर्मल एरिया ऑफ एक्सपोजर ही फ्लक्स को इंडिकेट कर रहा है. इसीलिए यहाँ पर जो नॉर्मल एरिया ds cos थीटा हुआ, और ये फ्लक्स को अगर जानना है क्वांटिटेटिवली, न्यूमेरिकली, तो हम उसको इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ds cos थीटा इंटू इंटेंसिटी या इंटेंसिटी इंटू ds cos थीटा जो मैंने कहा, ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो जाता है. अब यहाँ पर एक चीज़ और आगे बताने से पहले मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें बतानी है. एक तो कि चार्ज डेंसिटी क्या है, क्योंकि आगे की बातों को आपको बताने के लिए चार्ज डेंसिटी जैसे शब्द की ज़रूरत पड़ेगी. और दूसरे, ये जो स्पेस की बात हम कर रहे हैं और फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो स्पेस और फ्लक्स को क्वांटिटिवली एनालाइज करने के लिए एक और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं. तो सबसे पहले हम सॉलिड एंगल की बात करें. Angle in the space of a cone is solid angle. बर्थडे का टोपी बना दे, चिनिया बादाम का खोना बना दें, वो सब सॉलिड एंगल बताने के लिए काफ़ी है. अब आप समझ सकते हैं कि कोई बर्थडे कैप अगर ऐसे है, और कोई बर्थडे कैप ऐसे है, तब पहलका वाला का सॉलिड एंगल ज़्यादा है, दूसरा वाला का सॉलिड एंगल कम है. इसको और किसी सीधे शब्दों में नहीं कहा जा सकता.
तो इसीलिए मैंने कहा कि एंगल इन द स्पेस फॉर अ कोन इज सॉलिड एंगल। अब आप जैसा कोण लेंगे, बड़ा मुंह वाला कोण लेंगे तो सॉलिड एंगल ज्यादा होगा। बड़ा मुंह कम हाइट, ये दोनों पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है और उसका एपर्चर पर डिपेंड करता है। तो कम हाइट में अगर बड़ा मुंह लेना है तो सॉलिड एंगल ज्यादा होगा, और ज्यादा लेंथ में ही अगर छोटा मुंह लेना है तो सॉलिड एंगल कम होगा। अब इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा जाता है in fact solid angle is the angle subtended on a point by a surface ऑफ स्फीयर मान लो, बिकॉज स्फीयर का जो सरफेस होगा वो नॉर्मल होगा, इसलिए स्फीयर लेते हैं, स्फीयर। और इसमें कहा गया एंड इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन, where one steradian is the angle is the solid angle subtended by the area of by the surface area of the sphere same as the square of its radius. So on this basis, suppose area of the curved surface of a sphere is A, then A equal to R square gives the subtends. Then if A equal to R square, then angle at the center is 1 steradian. Thus, if the surface is, let us say, ds, then एंगल ओमेगा से इसको मानते हैं, एंगल डी ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर।
This is about solid iron. Now let me change the page. Okay, we are considering the shape of the charge as it is a ball or whatever the shape you are considering. अभी तक हमने चार्ज के कोई शेप की स्पेसिफिक बात नहीं की, लेकिन अगर वास्तविक बात अगर किया जाए चार्ज के शेप, चार्ज के जो यूनिट है, यूनिट मतलब चार्ज की जो इकाई, वो नापने वाला नहीं, जो सूक्ष्मतम जो चार्ज हो सकता है फ्री एग्जिस्टिंग, वो इलेक्ट्रॉन है, जो दिखाई पड़ने वाला पार्टिकल है वो। या एटॉमिक लेवल में कोई अगर एटम है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, वो अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो चार्ज के यूनिट का निर्माण कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा है, कोरोना से भी छोटा है भाई, तो कैसे दिखाई पड़ेगा, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे समझेंगे? बहुत छोटा है, और एक भी इलेक्ट्रॉन है, भले ही कितना कम चार्ज वो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वो उत्पन्न कर रहा है, उसका प्रभाव है, कम भले ही है लेकिन है, शून्य नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए, व्यावहारिक तौर पर इस बात को समझने के लिए, हम ये मानते हैं कि कोई भी सरफेस, कोई भी एरिया, कोई भी लाइन अगर चार्ज्ड है, अगर वो प्रभाव दिखा रहा है चार्ज जैसा, तो इसका मतलब कि उस पर चार्ज जो है बराबर रूप में उसके चारों तरफ बटे हुए हैं। The charge is distributed equally on the line, on the surface, on the space, within the space. तो इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज को समझने के लिए, अब जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है, तो चार्ज की मात्रा का अनुमान हम कैसे करेंगे? जिस प्रकार पानी एक बूंद अगर गिराया जाए, या पानी अगर एक गिलास गिराया जाए, तो अगर छोटा वॉल्यूम है तो उसमें सर्टेन हाइट होता, अगर बड़ा एरिया है तो पूरे में फैल जाता है, लेकिन पानी पूरा स्पेस ऑक्युपाई करता है, पूरा सरफेस ऑक्युपाई करता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई चार्ज है किसी सरफेस पर, किसी एरिया में, अगर वो चार्ज को डालते हैं, चार्ज के क्वांटिटी को अगर डाला जाता है उसमें, तो ये माना जाता है, ये ऐसा होता है कि चार्ज को बराबर रूप से चारों ओर, चार्ज बराबर रूप से चारों ओर अपने आप वितरित हो जाता है। तो अगर उसके एक छोटे एंटिटी को अगर ले लिया जाए, मानिए अगर एक लाइन है तो उस छोटा लाइन को ले लिया जाए, या अगर कोई वॉल्यूम है तो छोटा वॉल्यूम को ले लिया जाए, अगर कोई सरफेस है तो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस को ले लिया जाए, तो उस पर चार्ज की मात्रा कितनी होगी? इसको बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना चार्ज था आपके पास और कितने एरिया में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी के अनुसार ना होगा भाई। सर्टेन चार्ज है, उसको छोटा एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अधिक मात्रा में फैलेगा। अगर चार्ज है उसको बड़े एरिया में, उतने ही चार्ज को बड़े एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फैल करके बटेगा, लेकिन बटेगा तो बराबर। So when on a, इसको लिख करके मैं बोलूं, when a charge, when certain amount of charge is applied
on a line or on a surface or on a space. It is equally throughout the given range. Though the charge is available quantized at microscopic level, being on electron or charged atoms, but in normal considerations, it is so small, it is so small that it is considered uniform and continuous. So assumed to be uniformly distributed. To be uniformly distributed, and this distribution, the distribution, not this, the distribution depends on the span length, surface or volume, on the span on which it is being distributed. Thus, a new term is introduced to justify the extent of
this distribution. This is called charge density. So there are three types of charge densities depending on the dimensions along which the charge is distributed. In one dimension, it is distributed on a line so called linear charge density it is the ratio of amount of charge and the infinitely small length considered, that is sigma equal to delta Q upon delta L. दूसरा हो गया सरफेस चार्ज density. It denotes the extent of charge distribution on a surface and is measured by amount of charge by the ratio of amount of charge and the small area considered, that is its unit is Coulomb per meter square.
and finally volume, charge, density. This term is used to justify the extent of charge distribution within a given space, and is calculated by the ratio of amount of charge and the small volume considered. That is its unit is coulomb per meter square, C per meter cube, not square. That's it today.